नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार, मैं बबीता जैन बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत देश की आजादी से जुड़ी एक खास शख्सियत के साथ। अपने बड़े बुजुर्गों से हम अक्सर सुनते रहते हैं कि ये आजादी बड़ी कीमती है, पर क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर नहीं तो जानिए और साथ ही इस आजादी को बनाए रखने की कोशिश भी करिए। जी हाँ श्रोताओं, ये आजादी वाकई अनमोल है, क्योंकि इसे पाने के लिए हमारे देशवासियों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। देश के हजारों लाखों नौजवानों और देश प्रेमियों ने ब्रिटिशों के चंगुल से भारत माँ को आजाद कराने के लिए जान पर खेलकर कुर्बानियां दी हैं। आज का दिन भी एक ऐसे ही अमर शहीद के नाम समर्पित है, जिन्होंने देश की मिट्टी का कर्ज अपना लहू देकर अदा किया है। ये दिन साक्षी है एक ऐसे नौजवान के जन्म का जो आजाद भारत का सपना लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। आज ही के दिन यानी 22 जनवरी 1892 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक छोटे से गांव नवादा में जन्म हुआ था रोशन सिंह का। ये वही जिला है जहां की पावन धरती को अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे न जाने कितने ही अमर शहीदों ने अपने कर्मस्थली के रूप में चुना था। रोशन सिंह बचपन से ही निशानेबाजी और पहलवानी के शौकीन हुआ करते थे। नवंबर 1921 में जिस वक्त ब्रिटिश अधिकारियों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, बस उसी समय से रोशन सिंह ने जंगे आजादी में कूद पड़ने का फैसला कर लिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के दिल बड़ी मुश्किल में है। पूरा देश इस प्रतिबंध के खिलाफ एक ही स्वर में आवाज लगा रहा था। जगह जगह युवाओं ने छोटे छोटे दलों का निर्माण किया ताकि इस प्रतिबंध को जल्द हटाया जा सके। लहर उठ खड़ी हुई और फिर रोशन सिंह ने भी शाहजहांपुर, बरेली व आसपास के कई जिलों में इसके खिलाफ चल रहे आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन की बढ़ती लपटों को देखकर ब्रिटिश सिपाहियों को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। इसीलिए उन्होंने रोशन सिंह व दूसरे क्रांतिकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। अंत में ये नौजवान क्रांतिकारी ब्रिटिश सिपाहियों की गोलियों का जवाब नहीं दे सके। नतीजा ये रहा कि रोशन सिंह समेत आजादी के बहुत से दीवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिनों तक उन पर मुकदमा चलाया गया और फिर 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा के तहत सभी को बरेली जेल में डाला गया, लेकिन जब ब्रिटिश अफसर यहाँ भी इन वीरों का हौसला पस्त नहीं कर पाए तो उन्हें तोड़ने के लिए उन पर तरह तरह के जुल्म करने लगे। जेलरों का ये अमानवीय व्यवहार रोशन सिंह पर नागवार गुजर रहा था, लेकिन वो कैद में थे, इसीलिए कुछ कर पाना उनके लिए संभव नहीं था।
ये सब देखकर उन्होंने फैसला तो ले ही लिया था कि बाहर आने के बाद ब्रिटिशर्स को इसका जवाब दिया जाएगा। जेल से रिहा होते ही रोशन सिंह सीधे शाहजहांपुर आ गए और फिर यहाँ पर इनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। कहा जाता है कि उस समय बिस्मिल जी को अपने क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए स्वयं ऊर्जावान और देशभक्त लड़कों की तलाश थी। ऐसे में उन्होंने बिना देर किए ठाकुर रोशन सिंह को अपने संगठन का सदस्य बनाने का प्रस्ताव दे दिया, जिसे रोशन सिंह ने भी बिना वक्त गवाए स्वीकार कर लिया। अब क्योंकि रोशन सिंह एक अच्छे निशानेबाज थे, इसीलिए संगठन में उनका कार्य भी यही था कि वो दूसरे युवाओं को ये हुनर सिखाएं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसों की जरूरत थी। उसी समय काकोरी घटना को भी अंजाम दिया गया। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्ला खां तो शामिल थे, जबकि रोशन सिंह इसमें अपना योगदान नहीं दे रहे थे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त काकोरी कांड के दोषियों को सजा सुनाई गई तो उसमें एक चेहरा रोशन सिंह का भी था, जिसकी वजह ये थी कि उनका चेहरा केशव चक्रवर्ती से काफी मिलता जुलता था और इसीलिए उनकी जगह पर रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। इस वक्त एक ऐसी घटना हुई जिससे रोशन सिंह के बुलंद हौसलों को भी सभी ने महसूस किया। दरअसल जज ने सभी को सजा सुनाई, लेकिन उनकी अंग्रेजी रोशन सिंह की समझ में नहीं आई और उन्हें ऐसा लगा कि जज ने उन्हें 5 साल की जबकि बिस्मिल जी को फांसी की सजा सुनाई है। बस इसी बात पर उन्होंने जज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब रोशन सिंह को किसी ने बताया कि उन्हें फांसी की सजा दी गई है तो वो खुशी से उछल पड़े और हंसते हुए बिस्मिल जी से बोले, अरे पंडित, तुम भले ही अकेले फांसी के फंदे पर जाना पसंद करो, लेकिन ये ठाकुर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला, ये तो कयामत तक तुम्हारा साथ देगा। इस तरह 19 दिसंबर 1927 को रोशन सिंह को बिस्मिल जी के साथ इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी पर लटका दिया गया। फांसी का दिन आने से पहले रोशन सिंह ने अपने चचेरे भाई को एक खत लिखा और साथ ही ये शेर भी कि जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन रोशनी चाहे अपने साहस से बिखेरी जाए या फिर अपने किसी हुनर से, उसका मोल कभी भी नहीं लगाया जा सकता। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय इतिहास ऐसे बहुत से लोगों के हुनर व साहस का साक्षी बना हुआ है। आज ही के दिन 1976 में देश के दक्षिण में एक ऐसे ही शख्स का जन्म हुआ था, जिन्होंने विरासत में मिले संगीत को न सिर्फ सहेजा बल्कि उसे बुलंदियों तक पहुंचाने का हर फर्ज भी निभाया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं भारतीय कर्नाटक म्यूजिक वोकलिस्ट यानी कर्नाटक संगीत गायक थोडूर मादाबूसी कृष्णा की, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति अपने प्रेम को बचपन से ही जाहिर करना शुरू कर दिया था। In my case, it was actually not so complicated. I come from a traditional business family. But my mother loved music. My mother sings. My dad loved music. So we are a family of people who loved classical music. I was told when I was 3, I had this ability, so I was asked
to start learning music. I obviously showed some talent, so I continued learning 6, 7, 8, 9. कृष्णा जी ने संगीत की आरंभिक शिक्षा अपनी माँ के गुरु बी सीताराम शर्मा जी से ली थी। इन्होंने ही मात्र 6 वर्षीय कृष्णा जी के हुनर को पहचाना और उनसे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कहा। स्कूलिंग के दौरान कृष्णा जी ने जिंदगी के अलग अलग रूपों को समझना शुरू कर दिया था। इसके अलावा टी.एम. कृष्णा ने करीब 7 सालों तक स्वर्गीय शम्मंगुडी श्रीनिवासा अय्यर के निर्देशन में आधुनिक संगीत का प्रशिक्षण भी लिया। कर्नाटक संगीत में परिपक्व होते कृष्णा जी ने कई बार बतौर सहायक अपने गुरु सीताराम शर्मा जी के सहायक के रूप में काम किया। 2001 में टी.एम. कृष्णा ने सिंगापुर की यात्रा की। ये यात्रा इन्होंने यहाँ के नेशनल आर्ट्स काउंसिल में एक ऑर्केस्ट्रा को संगीत देने के लिए की थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनके संगीत के दीवाने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। कृष्णा जी की आवाज अपने ठहराव और लय के लिए खास तौर पर पहचानी जाती है। सन 2008 में आई फिल्म मरगजी रागम में इन्हें बतौर पॉपुलर यंग कर्नाटक वोकलिस्ट पेश किया गया था। कृष्णा जी ने देश के कई संस्थानों में कर्नाटक संगीत और इसके इतिहास के बारे में व्याख्यान भी दिए हैं। कृष्णा जी ने न सिर्फ संगीत की सेवा की है बल्कि इसके प्रचार प्रसार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। I don't know how this happened. In many ways, I really don't know how this happened. So I've just finished the book called Southern Music, The Carnatic Story, and this book, it's one of those things. There are many thoughts in your mind, not just about the practice and the theory of music, but on why, for example, am I even singing? Why is music part of my life? And I think these were thoughts that were there in my head for at least about 5-6 years. It's a coming together of many thoughts on music, its practice, its experience and history. उन्होंने संगीत के क्षेत्र में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए ही तमिलनाडु और कई दक्षिणी राज्यों में बहुत सी सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन शुरू कराया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनमें भाग लें और उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। संगीत व कला के क्षेत्र में कृष्णा जी के अतुलनीय योगदानों को देखते हुए ही इंडिया टुडे ने इन्हें यंग अचीवर्स अवार्ड से और केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार अवार्ड से नवाजा है। अब तक इन्होंने बहुत सी नेशनल व इंटरनेशनल ऑडियो कंपनीज के लिए म्यूजिक एल्बम्स रिलीज किए हैं और आने वाले समय में भी इनकी यही ख्वाहिश है कि वो देश की कला व संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। आज टी.एम. कृष्णा को उनके जन्मदिन के मौके पर हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विज्ञान के बारे में अक्सर लोग ये मान बैठते हैं कि ये बहुत ही कठिन विषय है, जबकि हकीकत ये है कि इससे ज्यादा मजेदार और रोचक विषय तो कोई हो ही नहीं सकता। अपने आसपास मौजूद चीजों के बारे में जानना, उनके वजूद को समझना, ये सब हमें प्रकृति के करीब लाता है। और पता है आपको, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए ये एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इस विषय में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। आज ही के दिन एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जिन्होंने न सिर्फ अपने योगदान से विज्ञान विषय को समृद्ध बनाया, बल्कि वो बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंच वैज्ञानिक आंद्रे मारी एम्पियर की, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच संबंध स्थापित करके एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एम्पियर ने ये खोज डच भौतिकविद ऑस्टेड के प्रयोग को देखने के बाद की थी। ऑस्टेड ने ये साबित करते हुए कि विद्युत धाराएं चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व को बुनियाद प्रदान की थी। बस इसी खोज को आगे बढ़ाने का कार्य किया था एम्पियर ने, और विज्ञान में उनके योगदानों को देखते हुए ही विद्युत धारा को मापने की इकाई यानी यूनिट का नाम इन्हीं के नाम पर एम्पियर रखा गया। एम्पियर ही वो शख्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की शुरुआत की और विज्ञान को एक नए विषय से रूबरू कराया। इस विषय को आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है।
Ampere discovered that parallel electric conductors attracted each other when the electric current running through them was flowing in the same direction, whereas they repelled each other when the electric currents flowed in opposite directions. He thus suspected that the flow of electric current created a magnetic field around the conductor. If the current in both conductors was flowing in the same direction, the two conductors were attracted to each other, like two magnets. If the currents were flowing in opposite directions, the two conductors repelled each other. In further experiments, Ampere discovered that if an electric conductor were to be wound up into a coil, it behaved like a bar magnet. He used a voltaic pile, a simple chemical battery, as his power supply. An electric current flows through the coil, which thus has a plus and a minus pole. If the coil is suspended, it aligns itself in a north-south direction, just like a compass needle. Ampere collated the observations and results of his experiments, and thus laid the foundations of a mathematical theory of electromagnetism, a term that goes back to him. एम्पियर का जन्म उस वक्त हुआ जब फ्रांस में क्रांति का दौर चल रहा था। उनके पिता जैक एम्पियर एक सफल व्यापारी थे और साथ ही जीन जैक रूसो की फिलॉसफी के बहुत बड़े प्रशंसक भी। उन्हीं के कहने पर एम्पियर ने स्कूल छोड़ दिया और सीधे सीधे प्रकृति से जुड़कर सीखना शुरू कर दिया। एम्पियर के पिता के कहने पर ही उनके बेटे को रूसो की विशाल लाइब्रेरी में जाने का मौका मिला और फिर यही पुस्तकालय उनके स्कूल के रूप में हर दिन उन्हें नया सिखाने की ओर आकर्षित करता रहा। ये एम्पियर के अंदर की काबिलियत ही थी कि उन्होंने छोटी सी उम्र से ही अपने आप को गणित की किताबों के बीच व्यस्त कर दिया और मात्र 12 साल की उम्र तक अपने आप को उच्च गणित से जोड़ लिया। इसी बीच फ्रांस की क्रांति तेज होने लगी और एम्पियर के पिता को सरकार के कहने पर पब्लिक सर्विस के लिए जाना पड़ा। इस दौरान उन्हें एक छोटे से गांव में न्यायाधीश का कार्यभार सौंपा गया, लेकिन जब उन्होंने सरकार द्वारा ये हक वापस लिए जाने पर भी राजनीतिक कार्यों में दखल दिया तो उन्हें मार दिया गया, जिसके बाद एम्पियर अकेले हो गए थे। पर एक खास कार्य जो इनके पिता ने फ्रांस की क्रांति के दौरान किया था वो ये था कि उन्होंने कई ऐसे संस्थानों की शुरुआत की थी जो विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत थे और फिर उनकी मृत्यु के बाद यही संस्थान एम्पियर की प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बने। उन्हें 1799 में एक गणित प्रोफेसर के तौर पर पहली नौकरी मिली और धीरे धीरे इन्होंने नेपोलियन के साम्राज्य में तकनीकी शिक्षा की ओर जोर देना शुरू कर दिया। यहाँ भी इन्होंने गणितीय शोध की ओर ध्यान दिया और कंसिडरेशन ऑन द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ गेम्स की रचना की। इस शोध को सन 1803 में उन्होंने पेरिस एकेडमी ऑफ साइंसेज को भेजा और फिर कुछ समय बाद खुद भी पेरिस आ गए। सन 1804 में इन्हें यहाँ की पॉलिटेक्निक में पढ़ाने का कार्य मिला। उनकी फॉर्मल एजुकेशन पूरी न होने के बावजूद वर्ष 1809 में इन्हें गणित का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। इससे एक बात तो साफ थी कि डिग्री से ज्यादा अहमियत व्यक्ति के ज्ञान की होती है। इसीलिए हमें भी अपने ज्ञान को समृद्ध करने के प्रयास करने चाहिए, न कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए डिग्री की ओर ध्यान देना चाहिए। सन 1824 में एम्पियर को कॉलेज ऑफ फ्रांस के प्रायोगिक भौतिकी विभाग में विशेष पद दिया गया। इस तरह अपने पूरे वैज्ञानिक जीवन के दौरान एम्पियर ने बहुत से नए सिद्धांतों की रचना की और विज्ञान को समृद्ध बनाया। बहुत से विषयों पर लिखे गए इनके शोध पत्र आज भी विरासत हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए एम्पियर ने न सिर्फ गणित बल्कि फिलॉसफी से लेकर रसायन और अंतरिक्ष विज्ञान तक अपना योगदान किया। यही वजह है कि आज भी उन्हें वैज्ञानिक समुदाय के श्रेष्ठ लोगों में शुमार किया जाता है। जब कभी भी विद्युत धारा का नाम आता है तो उनके साथ साथ एम्पियर के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। आने वाली कई सदियों तक उनके सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही युवाओं को भी नए शोध के लिए प्रेरित करेंगे।
अब बातें एक ऐसे शख्स की जिसने भारतीय सिनेमा को बहुत सी लाजवाब व सदाबहार फिल्मों की सौगात दी। इन्होंने जब जब फिल्म निर्देशन का जिम्मा संभाला, लोगों को वाह वाह करने की बहुत सारी वजह मिली। ये वजहें कभी फिल्म की कहानी के रूप में नजर आती, तो कभी इनके संगीत में। हर रूप और रंग से एक संपूर्ण कहानी को गढ़ने और उसे दर्शकों के दिल तक पहुंचाने में माहिर थे ये जनाब। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। बात 1965 में रिलीज हुई फिल्म गाइड की हो या फिर 1970 में आई जॉनी मेरा नाम की, चर्चा 1966 में आई तीसरी मंजिल पर हो रही हो या 1967 में रिलीज हुई ज्यूल थीफ की, इन सभी फिल्मों की सफलता के बीच जो नाम इस चर्चा का केंद्र बिंदु बना, वो कोई और नहीं बल्कि विजय आनंद था। जी हाँ, वही विजय आनंद जिन्हें हम सब प्यार से गोल्डी आनंद के नाम से भी जानते हैं। गोल्डी आनंद बॉलीवुड की मशहूर आनंद फैमिली का ही एक हिस्सा थे। इनके सबसे बड़े भाई चेतन आनंद फिल्म निर्देशक और मंझले भाई देवानंद एक मशहूर कलाकार व फिल्म निर्देशक थे। विजय आनंद तीनों भाइयों में सबसे छोटे जरूर थे, लेकिन हुनर के मामले में वो किसी से कम नहीं थे। विजय आनंद का जन्म आज ही के दिन 1934 में गुरदासपुर पंजाब में हुआ था और इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता व स्क्रीन प्ले राइटर ही की थी, लेकिन इन्हें आज भी उनकी जबरदस्त डायरेक्शनल स्किल्स के लिए याद किया जाता है। इनके द्वारा निर्देशित पहली फिल्म रही 1957 में आई 9-2-11। कहते हैं कि एक बार चेतन आनंद फिल्म फंटूश का गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इस बार देवानंद साहब ने कहा कि अब इसे कौन डायरेक्ट करेगा, तो पता है आपको इस सवाल पर चेतन साहब का जवाब क्या था? यही कि विजय करेगा। देवानंद को यकीन नहीं हो रहा था कि एक कॉलेज स्टूडेंट कैसे ही कर सकता है, पर विजय आनंद ने ये साबित कर दिया कि वो किसी से भी कम नहीं है। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूश को सता। ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूश को सता। ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ। विजय आनंद ने अपनी ज्यादातर फिल्में होम प्रोडक्शन नवकेतन के बैनर तले ही डायरेक्ट की थी। फिर चाहे वो तीसरी मंजिल हो या जॉनी मेरा नाम, काला बाजार हो या राम बलराम, हर एक फिल्म अपने आप में अलग थी। वैसे विजय साहब की ज्यादातर फिल्मों की खासियत कहीं न कहीं चुनिंदा गीत व संगीत भी रही, पर यही काफी नहीं था। जिस तरह से वो अपने गीतों को फिल्माते थे, वो आज भी बेहद ही काबिले तारीफ निर्देशन माना जाता है। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। वैसे निर्देशन के अलावा विजय साहब ने हकीकत, कोरा कागज, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी बहुत सी मशहूर फिल्मों में अपने अभिनय से भी सभी की वाहवाही लूटी थी, लेकिन उनका असली हुनर जो सभी के सिर पर चढ़कर बोला, वो उनका निर्देशन ही था। फिल्मों के अलावा विजय आनंद काफी समय तक छोटे पर्दे से भी जुड़े रहे। इस दौरान इन्होंने 1994 में प्रसारित हुए धारावाहिक तहकीकात में डिटेक्टिव सैम की भूमिका निभाई थी। इन्होंने कुछ समय के लिए फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के चेयरमैन की भूमिका भी निभाई थी।
अपने फिल्मी करियर के दौरान विजय आनंद को बहुत से सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें से फिल्म गाइड के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर व बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला, जबकि फिल्म जॉनी मेरा नाम को बेस्ट एडिटिंग व बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए चुना गया था। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। पानी ना बरसा तो क्या होगा? जिस जिंदगी से बेजार होकर भागा था वो अब पीछा कर रही है, वापस बुला रही है, खुशियों के वादे कर रही है। हजारों गरीबों की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, उनका विश्वास मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे क्या समझेंगे? ढोंगी, धोखेबाज। भारतीय सिनेमा में विजय आनंद वो नाम है जिसे सदियों तक गर्व से लिया जाएगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। और श्रोताओं, आपकी हमसफर आपके इस सफर में अब इजाजत लेगी, तो अपनी दोस्त बबीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बदले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,